हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए स्पेशल वीडियो। तो कुछ वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किए हैं, मुझे उम्मीद है कि उनसे निश्चित तौर से आपको एडवांटेज होगा। तो कुछ और वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ और उसी कड़ी में आज की एक ये वीडियो है। तो काफ़ी अच्छा पेपर ये 2019 से प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की थी पहले भी, आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा पेपर है और काफ़ी स्तर का पेपर पूछा जा रहा है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, तो मुझे उम्मीद है तभी हम इसमें कामयाब हो पाएंगे। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पूछी गई है क्लोरीन, और दे रखा है क्लोरीन 17 के लिए आपको टर्म वैल्यू बतानी है कि हम टर्म्स कैसे कैलकुलेट करें। तो क्लोरीन का जो क्लासिफिकेशन हम सब जानते हैं कि क्लोरीन को जो हम लिख पाएंगे क्लोरीन 17 में जेड की वैल्यू जो होती है क्लोरीन के लिए वो 17 होती है, क्योंकि जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्लोरीन में 287 इसका क्लासिफिकेशन होगा। पहली ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे और तीसरी में 7 होंगे। तो इस तरीका से इसका क्लासिफिकेशन आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी बाहर वाली ऑर्बिट है दिस वन, इसमें जब हम इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आएगा हमारा 3s2 और फिर आएगा हमारा 3p5। इस टाइप से आएगा। जो P5 की और P1 की जो टर्म वैल्यू होती है, P5 यहाँ पे हमारी लास्ट वाली जो टर्म है इसकी टर्म वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इधर भी 2, इधर 6, इधर 2 और इधर 5। उसके बाद जो P6 और P1 जो होता है उनका दोनों की जो स्टेट है वो सेम रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा मैक्सिमम P ऑर्बिट है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हम सब जानते हैं। तो P1 के लिए जो टर्म वैल्यू है उसे हमें लिखना होगा। तो P1 के लिए किस तरीका से हम लिखें, इसमें P1 का मतलब होगा P5, जो दोनों का इनका जब सब हमारा 6 बन जाता है तो उनमें टर्म जो सेम होती है, जैसे P1 P5 की टर्म वैल्यू सेम होगी, उसी तरीका से P2 और P4 की जो टर्म वैल्यू है वो सेम होगी। इस तरीका से हम इसे लेते हैं। तो P1 की टर्म वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन हाफ होगी, और मल्टीप्लिसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2s+1 से मल्टीप्लिसिटी आएगी हमारी 2 × 1/2 +1, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी यहाँ पे टर्म वैल्यू, तो 2 और स्टेट है हमारी P। अब हमारा L जो है वो यहाँ पे हमें पता है कि L की वैल्यू P स्टेट के लिए 1 है, स्पिन यहाँ पे हाफ है। J की जो वैल्यू है वो हमारी 2 वैल्यू होंगी, हाफ और 3/2। इस तरीका से J की वैल्यू होंगी, क्योंकि J जो होता है वो L-S से लेके और L+S तक जाता है, और जो अंतर है दो टर्मों के अंदर वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। तो J जो है यहाँ पे हाफ और 3/2 ये वैल्यू होंगी। तो टर्म वैल्यू जो आएगी यहाँ पे वो हम देखें कि जो हमारे पास आंसर उपलब्ध है उनमें एक आंसर है 2p½ और एक आंसर है हमारा 2p3/2। तो 2p½ जो टर्म वैल्यू होगी वो तो हमारी आएगी P जो स्टेट है उसमें। याद रखें कि जब हमारी स्टेट हाफ फील्ड से ज़्यादा होती है, इसमें एक कंसेप्ट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जब हमारी टर्म वैल्यू हाफ सेल से ज़्यादा फील्ड होती है तो J जो हाईएस्ट होता है उसकी एनर्जी लोएस्ट होती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 2 टर्म वैल्यू आ गई 2p3/2 और 2p½ तो अगर P1 के लिए पूछता है कि P1 के लिए हमारी स्टेट क्या होगी, तो यहाँ आंसर हमें P1 के लिए तो ये आंसर मार्क करना होगा, और P5 स्टेट के लिए जो हमें आंसर है वो ये मार्क करना होगा। ये हमारी टर्म वैल्यू है इसमें 2p3/2। मैं एक बार फिर से इसे डिस्कस किए दे रहा हूँ। रूल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर, कि जो हमारी हाफ सेल से फील्ड जो सेल है अगर हाफ से कम होती है तो लोएस्ट J की वैल्यू लोएस्ट एनर्जी रखती है, और जो अगर हमारी हाफ से ज़्यादा सेल फील्ड होती है तो उसे हम इन्वर्टेड मल्टीप्लेट कहते हैं, और वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी P5 है वो हाफ से ज़्यादा फील्ड होगी, क्योंकि जो P हमारी सब सेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरीका से लिंक हम दिखा सकते हैं। पहली ऑर्बिट के जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पैरेलल स्पिन रखते हैं, उसके बाद वो एंटी पैरेलल में जाते हैं। तो इस तरीका का क्लासिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाए तो पूरी कंप्लीट फील्ड हो जाए, तो 3 से अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास रूल ये होगा कि लोएस्ट J की जो वैल्यू है वो लोएस्ट होगी। तो अगर P1 के लिए टर्म वैल्यू पूछेगा तो हमें आंसर ये मार्क करना होगा, और P5 के लिए ये मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 17 में जो 2p जो हमारी स्टेट है वो 3p5 है, तो p5 के लिए हमें टर्म वैल्यू देखनी होगी।
तो इस तरीका से इसका आंसर हमें सॉल्व करना होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मैं चारों आंसर भी बता दूं। पहला है 2s हाफ, अगला वाला 3p हाफ, उसके बाद 3p नॉट और उसके बाद 2p 3/2। तो इसका आंसर हमारा जो होगा 2p 3/2 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट आपकी समझ आया होगा। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्योंकि जिन स्टूडेंटों के कंसेप्ट थोड़े भी वीक होते हैं उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मेरी वीडियो देखते रहें, मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है और आपको निश्चित तौर से उससे लाभ मिलेगा। और जो कंटेंट्स है उसमें ये जरूर याद रखें कि आपका जो सिलेबस है और जो कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं उसी लेवल की अपनी वीडियो देखें, क्योंकि कंटेंट काफ़ी नेट के लिए भी डला हुआ है। नेट एक बार जैसे फर्स्ट कंपटीशंस को लेकर ये चैनल है, तो काफ़ी कंटेंट जो है वो कई बार क्या होता है स्टूडेंट ऐसे टॉपिकों को पढ़ते रहते हैं जो पेपर में नहीं आने वाले। तो आप अपने उसी सिलेबस के हिसाब से खुद को लेके चलें। एक जो दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ 2 डायमेंशनल, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। 2t 3 इलेक्ट्रॉन गैस है, काफ़ी बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन से पूछा गया है। 2 डायमेंशनल 3 इलेक्ट्रॉन गैस है, एनर्जी डेंसिटी n और EF में रिलेशंस पूछ रखा है कि n और EF में क्या होगा रिलेशंस। n जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और EF फर्मी एनर्जी को नोट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली के जो हमारे पास सेल होती हैं, जो फ्री स्पेस वॉल्यूम होता है उसको dx dy और dpx और dpy ये हमारा फ्री स्पेस का वॉल्यूम होगा इन द केस ऑफ 2 डायमेंशन, dx dy और dpx dpy अपॉन h²। ये हमारे पास n की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ फेज सेल की तादाद। और साथ साथ जब स्पिन फैक्टर हमारा होता है, स्पिन हमें कंसीडर करनी पड़ती है, तो गामा फैक्टर ले लेते हैं और गामा की जो वैल्यू होती है यहाँ वो 2s+1 होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जो हमारा 6 डायमेंशनल स्पेस है तो यहाँ लिखते हैं dx dy dz dpx dpy dpz अपॉन h³ इनटू गामा। अगर हमारा 6 ये हमारा 4 डायमेंशन है, वैसे 2D हम इसे कह रहे हैं, लेकिन जो हमारा फेज स्पेस कंसेप्ट में उसमें 2D का मतलब 4D होगा, क्योंकि 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे और 2 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये यहाँ पर पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये हमारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट हैं। तो dx और dy को जो है हम इसको कैपिटल N से शो कर दें और ये कैपिटल N हो जाएगा। dx dy जो होगा हमारा 2, ये हो जाएगा a एरिया, तो n बराबर a अपॉन h²। साथ साथ dpx dpy को हम क्या करें, इसे कवर करने के लिए 2πp dt से ले लें और गामा की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन है हम सब जानते हैं, उसके लिए स्पिन की वैल्यू हाफ होती है, तो गामा की वैल्यू को हम 2 ले लें। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें इसको और 0 से लेकर इसको इंटीग्रेट कर दें pf तक। 2πp dt इसलिए किया है हमने कि इसको हम 2 डायमेंशन से क्या करते हैं, एक p और एक p प्लस dp की 2 जो है वो हम ले लेते हैं और जो ये सेकंड रीजन है यहाँ पे जो कवर होगा जो वो है रीजन, उसका जो रीजन का हमें क्या कैलकुलेट हो जाता है, उसका हमें कैलकुलेशंस हो जाती है कि ये वाला जो रीजन है उसका कितना हमारा वॉल्यूम होगा फ्री स्पेस के अंदर। तो a अपॉन h² dx dy का इंटीग्रेशन a अपॉन h², गामा से वैल्यू 2 आ गई, 2s+1 ऐसे यहाँ पे स्पिन है। तो उसके बाद क्या करें, इसको सॉल्व करें 2π a अपॉन h² और यहाँ से जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये आ जाएगा हमारा pf² अपॉन 2, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है pf यहाँ पे फर्मी मोमेंटम है, तो 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें यहाँ से और pf² की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 2m और pf, क्योंकि फर्मी एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी pf²/2m। pf यहाँ पे फर्मी मोमेंटम है, ef फर्मी एनर्जी है, तो यहाँ पे पुट कर दें तो n अपॉन a की जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी, जिसे हम स्मॉल n कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, उसकी वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लें, वो हमारी आ जाएगी 2π और a हमारा यहाँ डिवीजन में चला गया है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 2pf अपॉन h²। तो इस फॉर्म में हमारा ये आंसर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा आंसर्स हैं उसे सॉल्व कर लें। ये आंसर्स जो दे रखे हैं वो h कट की फॉर्म में दे रखे हैं, तो h कट हमारा होता है h अपॉन 2π, तो h की जगह पर लिखते हैं 2πh कट, तो वो यहाँ पर पुट कर दें, h की जगह पर जैसे ही 2πh कट करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 4π² और h कट², ये वैल्यू आएगी और उसके बाद इसे सॉल्व कर दें तो 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई एक यहाँ नीचे रह जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा
MEF अपॉन पाई और एच का स्क्वायर, ये स्मॉल m की वैल्यू आएगी। ये हमारा क्वेश्चन था, इस तरीका से इसे सॉल्व करें। तो ये मैंने पूरा सॉल्यूशन इसका दिया है, आप नोट करें इसे और अपने नोट्सों में भी कवर करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट में इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कंसेप्ट नहीं आते होंगे, तो उन्हें निश्चित तौर से इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि उन्हीं क्वेश्चन को जो थोड़े टफ हैं और जिनके कंसेप्ट थोड़े से मुश्किल हैं, उन्हें मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि कोशिश ये है कि ये पेपर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर अच्छे कंसेप्ट भी डिस्कस करूँगा, साथ साथ जो पेपर है उससे आपको पता भी चलेगा कि किस तरीका की प्रॉब्लम्स हमारी पूछी जा रही हैं। तो बड़े बेहतरीन 2 क्वेश्चंस मैंने अभी इसमें डिस्कस किए हैं, कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसमें रेगुलर। याद रखें कि जो हमारा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स जो होती है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, उसके क्वेश्चंस में पूछा है कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर जो हमारी आइगन वैल्यूज हैं वो 0 होती हैं, 1 होती है या -1 होती है, या फिर एक आंसर दे रखा है नन और साथ साथ दे रखा है नो रियल आइगन वैल्यूज। ये हमारा क्वेश्चन है इसमें। तो याद रखें कि जो हमारा इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है, जो रियल आइगन वैल्यू होती है वो हर्मिटियन मैट्रिक्स की होती है। तो ये रियल आइगन वैल्यू के आंसर ये हैं। अब 0 आंसर है वो भी हमारा रियल में जाएगा, एक ही आंसर हमारा एप्रोप्रिएट बन रहा है, उसको आंसर को मार्क कर दें, क्योंकि जो हर्मिटियन मैट्रिक्स है उसमें याद रखें कि AIJ जो एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू AJI का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होती है। ये हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशंस है, रियल आइगन वैल्यू होती है। और जो हमारे इसको हर्मिटियन की कंडीशंस होती है वो होती है AIJ बराबर -AJI का बार, ये इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशंस होती है। याद रखें कि इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर रियल आइगन वैल्यू नहीं होती है, जो आइगन वैल्यूज है। उसके अलावा ये भी याद रखें कि जो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट है वो सदा 0 होते हैं। तो ये हमारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं इसमें दे रहा था। हर्मिटियन में ये याद रखें कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यू ऑलवेज रियल हो वो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर भी क्वेश्चन करके जाए, कई बार क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं और उसमें क्वेश्चन कर लें। तो यहाँ पे हमारी 4 मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना सीख लें और 4 चीजें सदा याद रखें, हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इनके क्वेश्चंस जरूर निकाल के जाएं। एक नए क्वेश्चंस में देखता हूँ हर बार करीब यहाँ से पूछा जाता रहता है। तो जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या मैं देख रहा हूँ कि जो पेपर है वो काफ़ी अच्छी तरीका का जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चंस में ऑप्टिक्स का डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस इसमें हैं। न्यूटन्स रिंग पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसे डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूटन्स रिंग पे एक अच्छा क्वेश्चन देखें, न्यूटन्स रिंग में क्या पूछा गया है। न्यूटन्स रिंग में पूछा गया है कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के 2 डिफरेंट मीडिया है बिटवीन द ग्लास सरफेस, और जो डायमीटर्स हैं न्यूटन्स रिंग के उनकी जो रेशो है, डायमीटर्स की जो रेशो है d1/d2, उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी दे रखी है 10/7। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करनी है μ1/μ2। तो याद रखें कि जो हमारा डायमीटर का स्क्वायर है वो 1/μ के प्रोपोर्शनल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा सीधा कंसेप्ट हम लगा दें, d1/d2 का होल स्क्वायर जो होगा वो हमारा यहाँ से अप्लाई होकर आ जाएगा μ2/μ1। μ2/μ1 यहाँ से जो होगा, इन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हमें चाहिए μ1/μ2 की वैल्यू। इन दोनों की रेशो पूछी है क्वेश्चंस के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, इसको रिवर्स में ले जाएं। तो यहाँ से जो सोल्यूशन में आएगा वो d2/d1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और d2/d1 की वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं इनवर्स लेने के बाद में। ये वैल्यू हमारी होगी 7/10 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 49/100। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने ये 1/μ कैसे लिया है। तो याद रखिए कि जो डायमीटर के स्क्वायर के एक्सप्रेशंस हैं वो निर्भर करते हैं हमारे लैम्डा के ऊपर, और लैम्डा जो होता है अगर हम फ्री स्पेस में हैं और माध्यम में हैं तो जो माध्यम में रिफ्रैक्टिव जो लैम्डा m होगा मीडियम के अंदर, अगर फ्री स्पेस में लैम्डा नॉट है तो लैम्डा नॉट/μ उसकी वैल्यू होगी। यहाँ से हम देख रहे हैं कि लैम्डा माध्यम में जाता नहीं 1/μ टाइम्स हो जाता है और डायमीटर का स्क्वायर जो है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होगा।
तो यहाँ से 1/μ की डिपेंडेंसी हमें पता चल जाएगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो न्यूटन्स रिंग से क्वेश्चन है, तो आप याद रखें कि ऑप्टिक्स में न्यूटन्स रिंग पढ़ के जाएं। साथ साथ फ्रिंज विड्थ पे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, फ्रिंज विड्थ पे भी एक क्वेश्चन आया है और फ्रिंज विड्थ का एक सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ पे पूछा गया है, मैं उसे भी डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ जो होती है वो होती है हमारी डी लैम्डा अपॉन 2d, जहाँ कैपिटल डी जो होता है वो जो हमारे कोहेरेंट सोर्स हैं, जो जहाँ पर सिलेक्ट है, जो कोहेरेंट सोर्स से लेके और जो सिलेक्ट लगी, जो हमारा इस तरीका से एक क्वेश्चन में बनता है, ये हमारे यहाँ इस ये रहता है, यहाँ से यहाँ जो लाइट निकल के जाती है तो कोहेरेंट सोर्सों से, और इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर ये हमारा फ्रिंज मिलती हैं अल्टरनेट डार्क और ब्राइट। तो ये जो सेपरेशन है इनके बीच का ये हमारा डी होता है, और जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है कोहेरेंट सोर्स का वो 2d होता है। तो x बराबर होता है डी लैम्डा अपॉन 2d। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो काफी क्वेश्चंस यहाँ से मैं देखता हूँ। तो यहाँ से देखें फ्रिंज विड्थ जो होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, मींस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ा दी जाएगी स्क्रीन के और कोहेरेंट सोर्स जहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता है तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। फ्रिंज विड्थ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फ्रिंज विड्थ जो है वेवलेंथ जो यहाँ पे सोर्स है, जहाँ से सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारी लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ है, और जो फ्रिंज विड्थ है वो 1/2d पर निर्भर कर रही है। तो इसी पेपर में इस फॉर्मूले का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने डिस्कस किया है ये फॉर्मूला भी, ये बताते हुए कि क्वेश्चन हमारा इस पर भी हमारे फॉर्मूले पर बेस आ रहे हैं। तो इसको भी